हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ट्विन्स कैसे बनते हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्विन्स कैसे बनते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आज ट्विन्स के बारे में जानते हैं। ट्विंस को जनरली दो कैटेगरी में रखा गया है, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो सिंगल जाइगोट बनता है उसमें, और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस को नॉन आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं एकदम सेम जैसे एक जैसे दिखते हैं, उनका नेचर सेम होता है, उनकी एक्टिविटीज़ सेम होती है और सेम सेक्स के होते हैं। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकता है, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक। लेकिन ये दोनों का नेचर हर कुछ एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इनको नॉन आइडेंटिकल कहा गया है। तो देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक जो है आइडेंटिकल ट्विंस, उसका इंसिडेंस क्या है। तो पर 250 प्रेगनेंसी में 1 प्रेगनेंसी ऐसा होता है जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का होता है, ओके। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होता है इसका जो इंसिडेंस है ये 60 to 80 प्रेगनेंसी में एक जो होता है वो डाइजाइगोटिक का केस होता है, ओके। अब देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक बनता कैसे है और डाइजाइगोटिक बनता कैसे है। तो सबसे पहले मोनोजाइगोटिक, मोनो मीन सिंगल जाइगोट। एक जाइगोट जो है वो एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के बाद एक oocyte एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये जाइगोट बनता है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, जिसकी वजह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में एफएसएच का लेवल जो है ना फीमेल का वो हाई होता है, जिसकी वजह से एक ही पीरियड में एक ही साइकिल में 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं, 2 oocyte रिलीज होते हैं और 2 अलग अलग स्पर्म आके इन दोनों को फर्टिलाइज कर देता है। तो ये क्या होता है, बन जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। इन दोनों बेबी के प्लासेंटा अलग होते हैं, एमनियोटिक सैक भी अलग होता है, ठीक है। जबकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में प्लासेंटा अलग भी हो सकता है, से एक भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं उसको, एमनियोटिक सैक भी हो, एक सेम हो सकता है या फिर अलग हो सकता है। आइए देखते हैं उन सब का नाम और फिर उनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कौन सा कैसे बनता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग 2 oocyte हैं और अलग अलग 2 स्पर्म ने आके फर्टिलाइज किया, तो ये अलग अलग बने, तो इसमें हमेशा सेपरेट प्लासेंटा होता है। लेकिन जो यहाँ पे सिंगल oocyte और सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग हो जाती है और ये 2 टुकड़े में बट जाते हैं। ये जाइगोट जो है 2 टुकड़े में बट गए, तो इसलिए इसमें शेयर्ड प्लासेंटा भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि शेयर्ड ही होता है, इसमें सेपरेट प्लासेंटा भी होते हैं। अब एक 2 टर्म है उनको जान लेते हैं, एक है सुपरफिकंडेशन और दूसरा है सुपरफिटेशन। सुपरफिकंडेशन क्या होता है और सुपरफिटेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। तो सुपरफिकंडेशन होता है व्हेन 2 oocyte फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म इन 1 साइकिल। एक ही साइकिल में अगर 2 स्पर्म रिलीज हुआ और दोनों स्पर्म को अलग अलग एक ही साइकिल में 2 oocyte रिलीज हुए और दोनों oocytes को 2 अलग अलग स्पर्म आके फर्टिलाइज करे, तो क्या होता है, ये सुपर फिकंडेशन इसको बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है ऑफ जाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है, जाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन हो गया, ये सबसे कॉमन होता है। दूसरा है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन में क्या होता है, व्हेन 2 oocytes फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म इन 2 साइकिल, मीन्स अलग अलग साइकिल में। फर्स्ट मंथ में एक oocyte जो है एक स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो गया और इम्प्लांट कर गया, फिर नेक्स्ट मंथ का जो होता है ना, तो ऐसे तो जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद तो एफएसएच का लेवल उतना नहीं बढ़ता है ताकि फिर से ओवुलेशन हो। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिसके अंदर एफएसएच का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, उसमें फिर नेक्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहने के बाद भी oocyte रिलीज़ हो जाता है। तो oocyte रिलीज़ होने की वजह से अगर स्पर्म आके फर्टिलाइज कर देता है तो फिर सेकेंड मंथ में भी एक और प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ये ह्यूमंस में रेयर है, रेयर इन ह्यूमंस, कॉमन इन कैटल एंड हॉर्सेस। कैटल्स मीन्स मवेशियों में और हॉर्सेस में ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। अब देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फेट ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस
कैसे बन रहा है ये सबको पूरा डिटेल से जानते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में पहला है डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, फिर है मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, फिर मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक और लास्ट कंजॉइंट और साइमेज ट्विंस। देखते हैं डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक का इंसिडेंस क्या है। ये जो है जितने भी ट्विंस होते हैं उसमें 30 to 35%, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 30 to 35% क्या होता है, डाइकोरियोनिक और डाइएमनियोटिक। इसको शॉर्ट में हम दीदी भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, DIDI, DIDI से बन गया दीदी, ठीक है। तो फिर डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, ये क्या हो गया, इसमें 2 कोरियोन है मीन्स 2 प्लासेंटा है, और डाइएमनियोटिक मीन्स 2 सैक भी हैं। बेबी का जो सैक होता है एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें रहता है वो भी 2 है, ठीक है। मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक में आते हैं। इसमें मोनोकोरियोनिक, कोरियोन मीन्स प्लासेंटा, तो एक ही प्लासेंटा है यहाँ पे, और डाइएमनियोटिक मीन्स एमनियोटिक सैक जो है वो 2 है। इसका जो परसेंटेज है ये कितना है, 40 to 45%। इसको शॉर्टकट में मोदी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक होता है फर्स्ट टाइप, ये कैसे बनता है, तो अगर जाइगोट जो है अगर फर्टिलाइजेशन के बाद विदिन 3 days अगर स्प्लिट कर जाता है तो बनता है डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। और अगर जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद स्प्लिट करता है 4 to 8 days में, 4 to 8 days में अगर स्प्लिट करता है तो क्या बनेगा, मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। इसमें प्लासेंटा एक रहेगा लेकिन एमनियोटिक सैक अलग अलग होंगे। अब देखते हैं मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, मतलब सिंगल फीटस, मतलब सिंगल प्लासेंटा और सिंगल एमनियोटिक सैक। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं मोमो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोमो बोल सकते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो अगर प्लासेंटा जो है वो स्प्लिट करता है, सॉरी प्लासेंटा नहीं, जाइगोट जो है वो स्प्लिट करता है मोर देन 8 days, 8 दिन के बाद अगर स्प्लिट करता है 9th day 10th या फिर 11th 12th, तो इस बीच में अगर स्प्लिट करता है तो ये क्या बनाएगा, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक। और फिर लास्ट हमारा बचता है साइमेज ट्विंस और कंजॉइंट ट्विंस। तो ये कैसे बनता है, तो अगर जो जाइगोट है वो स्प्लिट करता है आफ्टर 12 days, आफ्टर 12 days के बाद, 12 days के बाद जो स्प्लिट करता है तो क्या बनता है, कंजॉइंट ट्विंस बनता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि 12 days काफ़ी टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से एम्ब्रायनिक डिस्क का फॉर्मेशन हो गया रहता है। तो अगर एम्ब्रायनिक डिस्क का फॉर्मेशन हो गया सिंगल बेबी का, उसके बाद स्प्लिट करता है तो एक ही बेबी से अटैच्ड बेबी के सपोज़ 2 सर हो गए या फिर 4 हाथ हो गए, पाँव हो गए, तो ये ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 12 days के बाद स्प्लिट करने की वजह से होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस कौन है। सबसे कॉमन टाइप कौन सा है मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब सिंगल जाइगोट से जो बना उसका सबसे कॉमन टाइप है मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। सबसे फेमस कौन है अभी के टाइम में, मोदी जी। तो याद रखना आसान है कि मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सबसे कॉमन है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस में होता है ना कि कोई बेबी का हेड एक ही रहा, बाकी पूरा बॉडी 2 पार्ट में है। कभी देखने को मिलता है कि जो बीच का जो ट्रंक है वो एक रहा सिंगल, और हाथ पाँव और सर अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देखने को मिलता है, थोरैकोफेगस मीन्स जो चेस्ट होता है वो सिंगल होता है दोनों बेबी का। अब देखते हैं फेट ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये ऑलवेज डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, सबसे जो अच्छा होता है इसमें कौन सा होता है, डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, क्योंकि इसका कोरियोन भी अलग अलग है मीन्स प्लासेंटा, और एमनियोटिक सैक भी अलग अलग है। तो दोनों बेबी में शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, और कॉर्ड इंटेंगलमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि बेस्ट और लिस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ ट्विंस। ऐसा ट्विंस जिसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशन हो और जो सबसे अच्छा ट्विंस हो, तो वो कौन सा होगा, डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक। कोरियोनिसिटी स्कैन के बारे में जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है या फिर मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रॉब्लम तो एक ही होता है पहचानने में कि डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक में, बाद बाकी तो दिख ही जाता है अल्ट्रासाउंड पे। देखते हैं डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक में 2 प्लासेंटा 2 सैक हो गए, दीदी लिखा हुआ है यहाँ पे,
तो इसमें 2 प्लासेंटा और 2 सैक हो गए। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जब स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें ट्विन पीक साइन देखने को मिलता है, जिसको हम लैम्डा साइन भी कहते हैं। दूसरा साइन इसमें देखने को मिलता है कि इंटर ट्विन मेम्ब्रेन, दोनों बेबी के बीच का जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस जो होती है वो मोर देन 2 mm होती है। सपोज आप देख सकते हैं कि ये एक रहा यूट्रस, और इसमें आप यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बेबी है, 2 बेबी का ये है, और ये रहा लैम्डा साइन, ठीक है। और दूसरा चीज़ एक और देख सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पे बीच में जो थिकनेस है, एमनियोटिक कैविटी है और फिर कोरियन का, दोनों का मिला के जो थिकनेस है ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, सॉरी 2 mm से ज़्यादा होता है। और सेकेंड है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। इसको कैसे पहचानते हैं, मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक। तो मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में टी साइन होता है, मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में टी साइन देखने को मिलता है, और डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक में लैम्डा साइन या फिर ट्विन पीक साइन। ओके, फिर देखते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन और सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये मोनोजाइगोटिक ट्विन का कॉम्प्लिकेशन है। ये क्यों होता है, ड्यू टू डीप आर्ट्रियोवेनस अनेस्टोमोसिस। ये जनरली देखने को मिलता है मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में। उसमें क्या होता है कि अलग अलग सैक तो होते हैं लेकिन प्लासेंटा एक ही होता है। या फिर मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक में भी देखने को मिलता है प्लासेंटा एक ही होने की वजह से इसमें क्या होता है कि जो एनास्टोमोसिस जो है वेन का, आर्टरीज का, आर्टरी और वेन का, उसकी वजह से एक बेबी को सप्लाई ज़्यादा चला जाता है और दूसरे बेबी को सप्लाई कम चला जाता है। आप देख सकते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो सबसे पहला है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। एक बेबी से दूसरे बेबी में जो फ्लूइड है उसका ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा होगा। मोस्ट कॉमन इन मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक वर्सेज मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक। तो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक जो है, जो सिंगल प्लासेंटा और सिंगल सैक में रह रहे हैं, उसकी तुलना में मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये अफेक्ट करता है 10 to 15% मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी को। ओके, ट्विंस दैट शेयर द प्लासेंटा, जो प्लासेंटा शेयर करते हैं उसी को कह रहे हैं मोनोकोरियोनिक ट्विंस। अब देखते हैं ब्लड इज कंटिन्यूअसली शंटेड फ्रॉम वन ट्विन टू अदर थ्रू वास्कुलर एनास्टोमोसिस। वेसल्स का जो एनास्टोमोसिस होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक ट्विन से ब्लड जो है दूसरे ट्विंस में खींच लिया जाता है ड्यू टू द शेयर्ड प्लासेंटा, प्लासेंटा शेयर होने की, जिसकी वजह से दोनों फीटस को क्या होता है, रिस्क होता है। क्या रिस्क हो सकता है, आप सोच रहे होंगे कि दूसरे फीटस को क्यों होगा, क्योंकि वो तो हेल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हेल्दी नहीं होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिसीव कर लेने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो रेसिपिएंट ट्विंस होता है, जो ज़्यादा फ्लूइड या ज़्यादा लिकर जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है, ज़्यादा ब्लड खींच लेता है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथेमिया। दूसरा क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिया। उसके एमनियोटिक सैक में जो वॉल्यूम होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पॉलीहाइड्रोमनियोज उसी को बोलेंगे। इन द डाई एमनियोटिक प्रेगनेंसी, 2 एमनियोन अलग अलग है तो उसमें पॉलीहाइड्रोमनियोज हो जाएंगे ना, क्योंकि जो एमनियोटिक सैक में फ्लूइड जाएगा, एक बेबी जब ज़्यादा खींच लेगा फ्लूइड प्लासेंटा से या फिर जो भी ब्लड है सब खींचेगा ज़्यादा, तो क्या होगा, उसके जो सैक है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब डोनर ट्विन में क्या होता है उससे प्रॉब्लम, तो डोनर ट्विन को एनीमिया हो जाता है। डोनर ट्विन को क्या होगा, एनीमिया होगा, क्योंकि उसको ब्लड कम सप्लाई मिल रहा है ना, तो एनीमिया होगा। ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है ना, तो उसको डिहाइड्रेशन तो होगा ही। स्टक ट्विन, लगेगा कि जैसे चिपका हुआ है। और कोकॉन्ड अपीयरेंस, ओके। ओलिगोहाइड्रोमनियोज मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी कमी हो जाती है इन द डायएमनियोटिक प्रेगनेंसीज। कॉर्ड इंटेंगलमेंट कैन ऑकर ओनली इन मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। कह रहे हैं कि जो कॉर्ड जो फंसता है वो अक्सर देखने को मिलता है मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में, मीन्स जिसका प्लासेंटा तो सेम है ही, साथ में सैक भी सेम है। तो एक ही सैक में जब 2 बेबी रहेगा तो वो जब मूव करते हैं ना, तो वो अपने दोनों कॉर्ड को क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। तो उसकी वजह से कॉर्ड इंटेंगलमेंट
मोनो एमनियोटिक में देखने को मिलता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी, इससे क्या होता है, बच्चे के डेथ करने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन तो होता ही है, प्री मैच्योरिटी होती है, सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलता है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाता है, और मोर्टालिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसके बाद भी हम और पढ़ेंगे ट्विंस के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।